प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन। अब तक हम अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से प्रिपेयर कर चुके हैं और एल्कीन और एल्काइन से प्रिपेयर कर चुके हैं। तो अब नंबर आता है कि अल्काइल हैलाइड को एल्केन से कैसे प्रिपेयर किया जाए, और वो हम करेंगे थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी हाँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर देता है तो उस रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मींस व्हेन वन रेडिकल सब्स्टिट्यूट अनदर रेडिकल, वो रेडिकल बेसिकली H डॉट ही होता है। अगर H डॉट को Cl डॉट ने हटा दिया तो क्लोरीनेशन, Br डॉट ने हटा दिया ब्रोमिनेशन, I डॉट ने हटा दिया आयोडीनेशन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एल्केन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू करेंगे। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन, जो भी पॉसिबल होगा देखते हैं। देखिए CH4 एंड Cl2 UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, यहां से क्लोरीन हाइड्रोजन को बड़े मक्खन की तरह हटाएगा। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटाया। अगर एक ही क्लोरीन लग रहा है तो दिस इज कॉल्ड मोनोक्लोरीनेशन। लेकिन अगर मैं क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस में ले लूं तो रिएक्शन आगे चलेगा। आगे चलेगा तो CH2Cl2, फर्दर आगे चलता है CHCl3, फर्दर आगे चलता है CCl4। मोनोक्लोरीनेशन, डाइक्लोरीनेशन, ट्राइक्लोरीनेशन और टेट्राक्लोरीनेशन। मींस हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्लोरीन के थ्रू, इसीलिए शास्त्रों में इसे क्लोरीनेशन कहा गया है। क्लोरीनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय क्लोरीन, कॉल्ड क्लोरीनेशन। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट। लेकिन यहां मैंने क्लोरीन को एक्सेस में लिया, इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। ये लीजिए, हम यहां पर क्लोरीनेशन करते हैं, मोनोक्लोरीनेशन करते हैं। तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, कहीं से भी हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने मोनोक्लोरीनेशन किया एंड आई एम गेटिंग ओनली द वन प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम डाइक्लोरीनेशन करते हैं, सेम केस में अगर हम डाइक्लोरीनेशन करते हैं तो ये पॉसिबल है कि दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन के हट जाए, जेम डाइहैलाइड, या फिर अड़ोस और पड़ोस से भी हट सकते हैं। ये केस बना डाइक्लोरीनेशन का, ठीक है। दिस इज डाइक्लोरीनेशन। कि अगर हम इथेन में मोनोक्लोरीनेशन कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग ओनली द वन प्रोडक्ट, बट डाइक्लोरीनेशन कर रहे हैं वी आर गेटिंग टू प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम प्रोपेन की बात करें कि प्रोपेन में अगर हम मोनोक्लोरीनेशन करते हैं तो हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, डाइक्लोरीनेशन करते हैं कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, मेजर माइनर की भी बात हम करेंगे, अभी सब कुछ करेंगे, मैकेनिज्म को समझेंगे, मेजर माइनर की बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, कौन कितनी परसेंटेज में बनेगा, ये सब डिस्कस करेंगे। देखो, ये है प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, कहीं से भी हटा दो बोथ आर सेम। तो CH3 CH2 CH2 Cl। सेकेंडरी को उठा दें तो CH3 CHCl CH3। दो प्रोडक्ट हमें मिल गए। मोनोक्लोरीनेशन में हमें दो प्रोडक्ट मिल गए। ये दोनों प्रोडक्ट हमें मिले हैं मोनोक्लोरीनेशन में। मेजर माइनर की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अगर अपने को प्रोपेन का ही डाइक्लोरीनेशन करना हो, यहां पर अगर मुझे प्रोपेन का ही डाइक्लोरीनेशन करना है तो मुझे कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं? एक शायद ये हो जाए, एक ये भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता था, तो एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चार प्रोडक्ट हमें मिल गए जब हमने क्या किया, डाई क्लोरीनेशन किया। जब हमने डाइक्लोरीनेशन किया तब हमें चार प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो क्या होता है, किसी रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट मिलेंगे सब इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा ये अगेन इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है।
तो यहां पर पहले हमें जानना पड़ेगा रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बिना रिएक्शन के मैकेनिज्म जाने ऑर्गेनिक का कोई मतलब नहीं है। शरीर में से आत्मा ही निकाल लोगे तो क्या होगा? अगर रिएक्शन से उसका मैकेनिज्म ही निकाल लोगे तो कुछ नहीं रहेगा, जिंदा लाश रहेगा। तो देखो जरा, अगर हम एक मैकेनिज्म की बात करें, लाइक मैं इसी एक सिंपल स्टेप की बात कर लेता हूं, Cl2 UV लाइट प्लस HCl, ये मैंने मोनोक्लोरिनेशन किया। अब इसके जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं ना, तो देखिए क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। जब रिएक्शन इनिशिएट होता है, देखो जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं उनमें चांस होता है होमोलिटिक क्लीवेज का। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है यहां से हम बॉन्ड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका, देन यू विल गेट क्लोरीन रेडिकल। दिस इज कॉल्ड क्लोरीन रेडिकल। मिल गया हमें क्लोरीन रेडिकल। तो अब ये रेडिकल जो बन गया, अब ये क्या करेगा, अब ये रेडिकल अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? देखिए, ये हमने लिया मीथेन, मीथेन पे इसका अटैक होने जा रहा है, ठीक है ना। अब मीथेन में देर आर 4 हाइड्रोजन, आप किसी को भी तोड़ दीजिए, रेडिकल नॉन रेडिकल, जब तक रेडिकल नॉन रेडिकल रेडिकल नॉन रेडिकल आपस में रिएक्ट करते रहेंगे, रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। हाँ, जब दो रेडिकल ही आपस में टकरा जाएंगे तो प्रोसेस खत्म हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये पहला स्टेप तो हो गया इनिशिएशन, जिसमें रेडिकल जनरेट हुआ बेसिकली। और सेकंड स्टेप में अब हम चेन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, इसे हम कहेंगे प्रोपगेशन। मान लो मैंने यहां से किसी एक बॉन्ड को तोड़ दिया, अच्छा, तो मिथाइल डॉट और एच डॉट, मिथाइल डॉट प्लस एच डॉट, एच डॉट और सीएल डॉट, इनका घर बस गया, HCl आ गया, एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा था। CH3 डॉट प्लस Cl2। देखिए, जब तक रेडिकल नॉन रेडिकल रिएक्ट करते रहेंगे ना, तब तक प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। यहां से इसको हम तोड़ता हूं तो Cl डॉट Cl डॉट, तो Cl डॉट और मिथाइल डॉट, अब ये फिर से तैयार हो गया। हाँ, अगर कोई भी दो रेडिकल आपस में टकरा जाते हैं, चाहे वो दो Cl रेडिकल ही क्यों ना हो, चाहे वो मिथाइल रेडिकल और Cl रेडिकल ही क्यों ना हो, चाहे वो H डॉट Cl डॉट, कोई भी दो रेडिकल जब भी आपस में मिला दोगे, समझ लीजिएगा चेन टर्मिनेट हो गई। प्रोसेस तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि रेडिकल। क्या कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि यहां पर रेडिकल इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। जी हाँ, फ्री रेडिकल इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है, आप जानते हैं, वो उतनी जल्दी बनता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए इथाइल रेडिकल होता, आइसोप्रोपाइल रेडिकल होता, और एक मैं और ले लेता हूं टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल, तो रेडिकल की और कार्बोकैटायन दोनों की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पर एक्सप्लेन होती है, sp2 sp3। तो यहां पर आपको 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन और 9 हाइपर कॉन्जुगेशन नजर आएंगे। तो डेफिनेटली टर्शरी रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जो स्टेबल होता है वही सबसे पहले बनता है। टर्शरी रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे पहले बनेगा, ये लेस स्टेबल है सबसे देर में बनेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इसका मतलब टर्शरी हाइड्रोजन पहले हटेगा, सेकेंडरी देर में हटेगा, प्राइमरी सबसे देर में हटेगा। इसका मतलब ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होगा। टर्शरी हाइड्रोजन सबसे पहले सब्स्टिट्यूट होगा क्योंकि उसको टर्शरी रेडिकल बनाना है।
सेकेंडरी रेडिकल कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, प्राइमरी रेडिकल क्योंकि लेस स्टेबल है, सबसे देर में बनेगा, तो उसको बनने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें ये बात तो समझ में आ गई कि टर्शियरी को हमें पहले हटाना है, सेकेंडरी को देर में हटाना है, प्राइमरी को सबसे ज्यादा देर में हटाना है। ठीक है, क्लोरीनेशन एक्चुअली में है ना बहुत फास्ट है, क्लोरीनेशन बहुत फास्ट है। फ्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन जैसे मैंने पहले भी बोला, फ्लोरीनेशन करना इज लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब से खेलना। फ्लोरीनेशन इज हाईली वायलेंट और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फ्लोरीनेशन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। फ्लोरीनेशन बहुत ज्यादा वायलेंट और हाईली एक्सोथर्मिक। बेचारा क्लोरीनेशन चलो ठीक है एक्सोथर्मिक है, ब्रोमिनेशन ये भी एक्सोथर्मिक है और मतलब थोड़ा स्लो है, ब्रोमिनेशन थोड़ा स्लो है, ठीक है स्लो है। लेकिन आयोडीनेशन तो हमारा एक तरीके से आसानी से नहीं होगा, थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर होगा, कंडीशन अप्लाई। ठीक है, यानी क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन हो जाएगा, जिसमें क्लोरीनेशन को मैं फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट कह सकता हूं और ब्रोमिनेशन को मैं कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो कह सकता हूं। उसका कारण है, कारण यह है कि जो क्लोरीन रेडिकल है यहां पर जो ब्रोमीन रेडिकल है, आप देखिए क्लोरीन का एटम छोटा है, ब्रोमीन का एटम बड़ा है, बड़े एटम पे चार्ज फैलेगा तो ज्यादा स्टेबल है, यहाँ छोटे एटम पे चार्ज कम फैलेगा, बड़े एटम पे चार्ज ज्यादा फैलेगा तो इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ब्रोमीन रेडिकल ज्यादा स्टेबल रेडिकल है, मोर स्टेबल रेडिकल। क्लोरीन लेस स्टेबल रेडिकल, इसीलिए क्लोरीनेशन फास्ट होगा, ब्रोमिनेशन थोड़ा स्लो होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक मॉल है, उस मॉल में मतलब 1000 लोग आए हुए हैं, ठीक है, और वहां पर कुछ मान लीजिए आतंकवादी आ जाते हैं और दनादन 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 भैया बिना कुछ सोचे समझे गोली चला, तो आप क्या देखेंगे कि जो भी कैजुअलिटी होगी उस कैजुअलिटी में वहां की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में मेल कितने थे, फीमेल कितने। मान लो अगर 80% मेल थे और 20% फीमेल थी, तो वहां पर ज्यादातर जो कैजुअलिटी होगी वो मेल की ज्यादा कैजुअलिटी होगी रेदर देन फीमेल की, क्योंकि वहां कुछ सोच समझ नहीं रहे, वो धना 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 कर दिया उन्होंने। अब एक दूसरा केस लेते हैं, सेम इस बार एक स्नाइपर आ गया है जो चोटी पे बैठा है या कहीं पोजीशन उसने ले लिया है और वो सोच रहा है कि चुन चुन के मारना है, चुन चुन के मारना है, तो वो जिस कैटेगरी को मारना चाहेगा ना वो उस कैटेगरी को मारना है। मान लो स्नाइपर शॉट आ गया, चुन चुन के मार रहा है, अगर उसने सोच लिया कि मेल को मारना है तो आप देखेंगे सिर्फ मेल की ही कैजुअलिटी होगी, फीमेल की नहीं होगी। ब्रोमिनेशन बहुत स्लो है, वो जो स्नाइपर बैठा है वो बहुत ठंडे दिमाग से चुन चुन के मार रहा है, स्टेबल है, रिएक्शन स्लो है, वो सबसे ज्यादा कैजुअलिटी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कर रहा है। ये थोड़ा फास्ट है, लेस स्टेबल है, दन 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 कर रहा है। होप आपको समझ में आ गई होगी बात। क्लोरीनेशन फास्ट है, लेकिन टर्शरी रेडिकल, टर्शरी हाइड्रोजन तो पहले हटेगा, सेकेंडरी थोड़ा बाद में हटेगा, प्राइमरी सबसे बाद में। यहां पर भी टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, लेकिन यहां पर क्या है ना, ब्रोमिनेशन एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि ब्रोमीन रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो प्रोसेस स्लो होने में अगर मान लीजिए प्राइमरी रेडिकल बन भी गया तो उसके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि वो अपने आप को सेकेंडरी रेडिकल में कन्वर्ट कर ले, और सेकंड रेडिकल के बाद टाइम होगा कि वो अपने आप को टर्शरी में रेडिकल में कन्वर्ट कर ले, तो ये सबसे आखिर में टर्शरी वाले को ही मारेगा। लेकिन ये यहां पर क्योंकि रिएक्शन फास्ट है, इतना टाइम नहीं है, जो मिला उसे मार दिया। तो टर्शरी हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो टर्शरी हाइड्रोजन का है वो प्राइमरी के मुकाबले में 5 टाइम्स है। प्राइमरी हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली टर्शरी हाइड्रोजन उससे 5 गुना ज्यादा स्पीड से हटेगा। और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी हाइड्रोजन का जो रेट है ना वो प्राइमरी हाइड्रोजन के मुकाबले में 3.8 टाइम्स ज्यादा है।
अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है तो यहाँ से लगभग 4 हट रहे हैं उतनी टाइम में। लेकिन ब्रोमिनेशन क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो है तो ये पूरा प्रॉपर टाइम देगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बन जाए, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल पे अटैक करेगा। तो यहां पर 1600 लगभग 82:1। आप देखो यार, आप कंपेयर करो जरा, प्राइमरी हाइड्रोजन क्लोरीनेशन में जिस रफ्तार से हट रहा है, जिस स्पीड से हट रहा है, उससे 5 टाइम्स स्पीड से हट रहा है टर्शरी हाइड्रोजन। लेकिन ब्रोमिनेशन में बिल्कुल उल्टा कहानी है, यहाँ एक हटेगा तो यहाँ उससे 1600 स्पीड ज्यादा है। ये बात अभी मैं जरा एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तब चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। मैं इसमें क्लोरीनेशन भी लूंगा, मैं इसमें ब्रोमिनेशन भी लूंगा, और मैं बात केवल अब मोनोक्लोरीनेशन की करूंगा। यहां पर मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया ये, और यहां पर मुझे एक प्रोडक्ट मिला ये। यहां से मैंने सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाया, यहां से मैंने प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाया। ठीक है, सिर्फ सेकेंडरी प्राइमरी, टर्शरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। टर्शरी हाइड्रोजन इसमें कोई नहीं था। सेकेंडरी हाइड्रोजन देयर आर ओनली 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन देयर आर 6। अच्छा, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 5, 3.8:1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्राइमरी हाइड्रोजन ज्यादा है तो ज्यादा हटने की प्रोबेबिलिटी है, हिट होंगे। मल्टीप्लाई करता हूं, 6 इंटू 1 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7, और ये तो 0 है तो चलो इसको हटा दें। अब अगर मुझे सेकेंडरी प्रोडक्ट की परसेंटेज निकालनी है ना, इसकी यील्ड निकालनी है, तो 7.6 अपॉन में टोटल 13.6 इंटू 100, इसकी परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। सेकेंडरी प्रोडक्ट कितना बनेगा? प्राइमरी प्रोडक्ट की यील्ड निकालनी है तो 6 अपॉन 13.6 इंटू 100, ये इसकी यील्ड आ जाएगी। लेकिन अगर यही केस हम ब्रोमिनेशन का करें, अगर यही केस हम ब्रोमिनेशन में करते हैं, भाई साहब गजब का रिजल्ट मिलेगा, गजब का। देखेंगे आप अभी। अगर मैं देखता हूं ब्रोमिनेशन में, क्योंकि यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन हटाया तो प्राइमरी रेडिकल बना होगा, यहाँ सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो सेकेंडरी रेडिकल बना होगा। लेकिन प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी है, तो प्राइमरी वाले के पास टाइम है कि वो अपने आप को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर सकता है। बेशक यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन ज्यादा है लेकिन ब्रोमिनेशन स्लो है, उसमें टाइम है रेडिकल को अपने आप को मोर स्टेबल रेडिकल में कन्वर्ट करने का। तो ये बहुत चुन चुन के मारेगा। कैसे? जैसे ये मैंने बताया था, यहाँ चलो टर्शरी तो कोई नहीं है, सेकेंडरी प्राइमरी, प्राइमरी के कितने हाइड्रोजन थे? 6, सेकेंडरी के 2 हाइड्रोजन, प्राइमरी टर्शरी का कोई नहीं था। लेकिन रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1600 अराउंड 82, चलो 80 ले लेते हैं, 1। तो इस हिसाब से 6, 160 और 0। अब आप देखिए टर्शरी को, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी कौन कितने परसेंट बनता है। यहां तो फिर भी प्राइमरी वाला ठीक ठाक परसेंट में आ गया था, यहां पर प्राइमरी वाले को देखोगे तो 6 अपॉन 166 इंटू 100। मैंने इसको 82 लेके नहीं करा, मैंने थोड़ा राउंड ऑफ करके कर दिया। सेकेंडरी में देखो 160 अपॉन 166 इंटू में 100। भाई साहब ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा तो यही बन गया यार, क्योंकि ब्रोमिनेशन हाईली सेलेक्टिव होता है। ब्रोमिनेशन हाईली सेलेक्टिव, मैंने बोला ना स्नाइपर की तरह वो चुन चुन के मारेगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल पे अटैक करेगा, क्योंकि स्लो होने की वजह से टाइम मिल जाएगा एक लेस स्टेबल रेडिकल को मोर स्टेबल रेडिकल में कन्वर्ट होने के लिए। बेशक यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन क्यों ना ज्यादा हो, प्राइमरी रेडिकल बन रहा है लेकिन वो अपने आप को रियलाइज करके सेकेंडरी में ले जाएगा। समझे नहीं समझे? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। ये मैंने इस बार चलो टर्शरी हाइड्रोजन वाला लिया, मैं इसमें क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों डिस्कस करता हूं। चलिए हम इसमें क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कितने तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं मोनोक्लोरीनेशन में? इन तीनों में से कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटा दो, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं टर्शरी को हटाता हूं, अगर मैं टर्शरी को हटाता हूं तो ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। अगर मैं टर्शरी को हटाता हूं तो ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। अब कौन कितनी कितनी परसेंटेज में है? देखो टर्शरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी का तो कोई है नहीं, अरे प्राइमरी के क्यों नहीं है भाई? 3 3 3 9 है यार प्राइमरी।
सेकेंडरी कोई नहीं है, टर्शरी का है मात्र एक। अच्छा, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टर्शरी का 5, 3.81। चलो 0 इंटू दिस, ये तो 0 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, राइट। अब जरा प्राइमरी की परसेंटेज निकाल रहा हूं तो 9 अपॉन में 14 इंटू 100, टर्शरी की परसेंटेज तो 5 अपॉन 14 इंटू 100। ये आपको प्राइमरी और टर्शरी दोनों की यील्ड मिल गई क्लोरीनेशन में। लेकिन जब आप बात करेंगे ब्रोमिनेशन की तो फिर से वही बात आ जाती है कि ब्रोमिनेशन तो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, वहां प्रॉपर टाइम मिलेगा मोस्ट स्टेबल रेडिकल पर अटैक करने का। चलिए इधर भी बना लेते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शरी के हाउ मेनी हाइड्रोजन, टर्शरी का तो एक ही है और प्राइमरी के 9 है। लेकिन जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है 1600, 82, मैं लगभग 80 ले लेता हूं और 1, चलिए 9 0 1600। तो आप परसेंटेज देखो भाई, 1600 अपॉन 1609 इंटू 100, भाई साहब 99% ये मिल रहा है आपको, 99% ये मिल रहा है। और ये कितना कम, प्राइमरी कम। बेशक प्राइमरी हाइड्रोजन ज्यादा थे, लेकिन ब्रोमिनेशन आप देख चुके हैं इस एग्जांपल से, इज हाईली सेलेक्टिव। ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव है, ब्रोमिनेशन स्लो है। यहां पर रेडिकल को अपने आप को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए प्रॉपर टाइम मिल रहा है, जबकि क्लोरीनेशन थोड़ा फास्ट है, वो इतना सेलेक्टिव नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस हुए क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के, ठीक है। अच्छा जी, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। रेदर देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ product formed, number of product formed after monochlorination, including, जी हाँ, including स्टीरियो आइसोमर्स। अगर आपका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट वीक है तो पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। तो वहां से आप अगर ये पोर्शन थोड़ा भी वीक है तो कवर अप कर लीजिएगा। चलिए जैसे क्वेश्चन लेते हैं, हमने लिया एक क्वेश्चन, लेट इट बी ब्यूटेन। हमने इसका मोनोक्लोरिनेशन किया तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। चलिए ये प्राइमरी है, मैं प्राइमरी को हटा सकता हूं, सेकेंडरी को भी हटा सकता हूं, ये भी सेकेंडरी, ये प्राइमरी, चलिए हटा देते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट आ गया और ये हमारा एक और प्रोडक्ट आ गया। क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, देयर इज नो एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये एक ही मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन यहां पर दिस इज कायरल कार्बन। जब मॉलिक्यूल कायरल होता है यानी मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होता है, तो उसमें आप नंबर ऑफ कायरल कार्बन गिन लो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर गिन लो। तो यहाँ एक ऑप्टिकल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, तो 2 रेज टू पावर n यानी 2 रेज टू पावर 1, क्योंकि एक कायरल सेंटर है तो 2 रेज टू पावर 1, यानी कि टोटल मिलाकर 3 स्टीरियो आइसोमर बन गए। ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, ये लगाते हैं एसिमेट्रिक के लिए, जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होता है। जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होता है तो 2 रेज टू पावर n, n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर, जिसमें कायरल सेंटर भी आ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी आ जाते हैं। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों तरह के सेंटर्स को मिलाकर बनता है 2 रेज टू पावर n। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो एक लंबा सा फॉर्मूला आता है 2 रेज टू पावर n-1 प्लस 2 रेज टू पावर m-1। m यहां पर क्या होगा, n/2 होगा अगर n इवन है, और अगर ये ऑड है तो n+1/2 तब हो जाएगा। इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूं। अगर कभी भी n की वैल्यू 2 आ जाए, सिमेट्रिक है अगर वो, कभी भी n की वैल्यू 2 आ जाए तो 3 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, और अगर n की वैल्यू 3 आ जाए तो 6 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। इनको आप याद कीजिए, याद निकाल लेना, नहीं तो इस तरीके से जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक जिसमें एक प्लेन डिवाइड कर रहा है उसको 2 इक्वल पार्ट में, मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक है और उसमें 2 कायरल सेंटर हैं तो 3 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे,
और 3 कायरल सेंटर हैं तो 6 बनेंगे, इसको याद कर लीजिए, नहीं तो फिर इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। CH3 डिग 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 डिग। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर फॉर्म, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तो आप कहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, इसको देखते हैं पहले। मान लीजिए मैंने यहां से इस प्राइमरी को हटाया तो ये एक प्रोडक्ट मिला, यहां से मैंने इस सेकेंडरी को हटाया, यहां से मैंने इस टर्शरी को हटाया, ये दोनों प्राइमरी मेरे लिए आइडेंटिकल हैं, कहीं से भी हटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आईयूपैक नेम तो वही आ रहा है ना। अब देखते हैं इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, चलो देखते हैं। कायरल कायरल कार्बन, ये कार्बन कायरल नहीं है, कायरल वो होता है जो 4 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड होता है, यहाँ तो दोनों ही मिथाइल है, कायरल नहीं है। चलो इसमें कोई कायरल नहीं है, ये इकलौता रहेगा। इसमें देखो ये भाई साहब हमारे कायरल आ गए, एक कायरल कार्बन है मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक, तो 2 raised to power 1 यानी कि 2 आइसोमर बनेंगे डेक्स्ट्रोलिवो। यहाँ पर ये कायरल नहीं है तो ये एक माना जाएगा, यहाँ पर ये कायरल बन गया है एक, ठीक है, एक कायरल हो गया तो 2 बन जाएंगे, तो 2 और एक 3, 2 5, 6 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन के, अगर हम मोनोक्लोरिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर चलते हैं तो, ठीक है। चलिए एक जरा उच्च श्रेणी का क्वेश्चन, उच्च श्रेणी का, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, calculate the number of product formed after monochlorination इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तो चलो जी जितने आप हटा सकते हो हटाओ, यहां से मैं प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा सकता हूं, एलओजी हटा दिया, यहां से मैं टर्शरी को हटा सकता हूं, एलओजी हटा दिया, यहां से इस सेकेंडरी को हटा सकते हैं तो येलो जी हटा दिया, यहां से इस सेकेंडरी को भी हटा सकते हैं, ये लो जी इसे भी हटा दिया। अब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स पे आ जाओ, तो यहां पर कोई कार्बन कायरल नहीं है तो ये एक हुआ, यहां पर भी कोई कार्बन कायरल नहीं क्योंकि इधर मिथाइल इधर हाइड्रोजन, फिर तो ये सब कुछ सेम आ रहा है ना, तो एक ये होगा। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, एसिमेट्रिक, ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करे, लेकिन इसमें एक कायरल ये रहा एक कायरल ये रहा, तो 2 raised to power 2 यानी कि 4 आइसोमर्स इसमें बन गए। यहां पर एक कायरल ये आ रहा है एक कायरल ये आ रहा है तो 4 इधर से आ गए, तो कितने हो गए 4 8 10 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे इस मॉलिक्यूल में, 10 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, राइट। चलिए मिथेन, अगर मैं ये रिएक्शन Cl2 यूवी लाइट लगाता हूं तो क्या होगा, देखिए ये जो Cl2 यूवी लाइट है, जो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं ना, ये सैचुरेटेड कार्बन पर करते हैं ना कि अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर सैचुरेटेड, यानी ऊपर वाले कार्बन में हम इसको लगा देंगे ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अगर कहानी कुछ होती ऐसे और मुझे केवल मेजर प्रोडक्ट ही अगर लिखना हो तो Cl2 यूवी लाइट, हम प्राइमरी से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं सेकेंडरी से, लेकिन हमें किससे हटाना चाहिए पहले, टर्शरी, नहीं है तो सेकेंडरी, वो भी नहीं है तो प्राइमरी, तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी है तो हमें सेकेंडरी से हटा देना हमारे लिए ज्यादा बेटर चॉइस होती है, प्राइमरी से भी हम हटाकर प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं, ठीक है ऐसे। तो यहाँ कायरल कार्बन आ गया तो डेस्टोलीवो 2 हो जाएंगे। तो ये कहानी हुई क्लोरीनेशन की, कहानी हुई ब्रोमिनेशन की। अब यार देखो आयोडीनेशन नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, और जीवन में नाराज किसी को करना नहीं चाहिए, है ना, बेटर है सबका साथ सबका विकास। तो आयोडीनेशन जब हम करते हैं एल्केन में तो देखिए आप, ये हमने मीथेन लिया, ये हमने आयोडीन लिया, तो क्या होगा, हमें मिथाइल आयोडाइड मिलेगा साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड,
ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ना भाई, ये बड़ा बदमाश है, बहुत बदमाश है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट का एक ही काम होता है रिएक्शन में प्रोडक्ट को रिड्यूस करना। तो ये दोबारा क्या करेगा, एल्काइल आयोडाइड को दोबारा एल्केन में रिड्यूस करके रिएक्शन को बैक डायरेक्शन में ले जाएगा, रिवर्सिबल कर देगा। मींस हाइड्रोजन आयोडाइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, so it reduces alkyl iodide back to alkane and make the process of iodination reversible। ये तो करे कराए पे पानी फिर गया, ये तो करे कराए पे पानी फिर गया। हमने तो एल्केन से अल्काइल आयोडाइड बनाना था, वो तो दोबारा एल्केन में चला गया। तो इस प्रॉब्लम को अब हम जड़ से खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे, हम इसको ही उड़ा देंगे यहां से। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करने के लिए हमने भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। रिड्यूसिंग एजेंट का काम तमाम कौन करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आयोडाइड को दोबारा से आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद बेचारा NO2 में रिड्यूस हो जाएगा। अगर यही प्रोसेस यानी मीथेन का आयोडीनेशन हम HNO3 की प्रेजेंस में करते या HiO3 की प्रेजेंस में करते, तो HNO3 जैसे ही यहां हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता ना, हाइड्रोजन आयोडाइड जैसे ही मिलता, ये उसको दोबारा आयोडीन में कन्वर्ट कर देता। आयोडीन मिलता तो रिएक्शन और आगे भागता, रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड जाता। तो जितना ज्यादा आयोडीन होगा रिएक्शन उतना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा। और इसको हम किसके थ्रू खत्म कर रहे हैं, HNO3 के थ्रू खत्म कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि HNO3 बेचारा खुद NO2 में रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया उसने। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि एल्केन का जब हम आयोडीनेशन कर रहे थे तो एल्काइल आयोडाइड तो मिला, लेकिन रिएक्शन फिर से रिवर्स होके दोबारा एल्केन में चला गया, इसकी वजह से, क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करने के लिए हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, उसने आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम यहाँ HNO3 लेते तो और ज्यादा आयोडीन बनता, रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड में जाता, रिएक्शन की यील्ड यानी एल्काइल आयोडाइड की जो यील्ड होती वो और ज्यादा बेटर हो जाती। इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 या हाइड्रोआयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड HiO3 की प्रेजेंस में हमें इसको करना चाहिए। तो देखो, फ्लोरीनेशन वायलेंट हो गया, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन स्लो हो गए, आयोडीनेशन को थोड़ा सा हीट देके करना पड़ता है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये कहानी हमारी एल्केन को किस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं वो हमने देख लिया। इससे पहले हमने एल्कीन को एल्काइन को भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया था, उससे पहले हमने एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया था। तो ये सारे तरीके हम समझ चुके हैं। इस पे क्वेश्चन जरा मैं लेता हूं, चलो अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं कि चलो मैं डाई क्लोरीनेशन कर रहा हूं इस बार, डाई क्लोरीनेशन, तो क्वेश्चन फिर से वही है, calculate the number of product formed, calculate the number of product formed after dichlorination including stereoisomer, dichlorination और including stereoisomers, no problem। चलिए हम क्या कर सकते थे, जितने तरीके के बना सकते हैं बना, जितने तरीके के हम बना सकते हैं हम वो बना देंगे। ठीक है, ये हमने बना डाला। देखो यहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो ये कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो शो नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो चुका है, लेकिन इसमें दो कायरल हैं, और मैंने क्या बताया, जब दो कायरल हो और मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो तो आंख बंद करके 3 स्टीरियो आइसोमर्स बना दिए। ये भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, प्लेनो सिमेट्री आ गई, मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, लेकिन 2 कायरल भी आ गए, तो सिमेट्रिक और 2 कायरल कार्बन का मतलब 3 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, डेक्स्ट्रो लिवो और मीजो। लेकिन यहां पर कोई कार्बन कायरल है ही नहीं,
देयर इज नो कायरल कार्बन एटम, व्हाई? क्योंकि क्लोरो हाइड्रोजन, बाकी तो सारा पार्ट सेम आ गया ना। तो यहां पर केवल दो आइसोमर बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस, यानी ये केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, दो, एक सिस और एक ट्रांस। तो आप काउंट कर सकते हैं कि 9 स्टीरियो आइसोमर, 9 हमारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आफ्टर डाइक्लोरिनेशन ऑफ दिस। जब बात है तो चलो इसमें आप डाइक्लोरिनेशन करेंगे, डाइक्लोरिनेशन के बाद कितने प्रोडक्ट मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स? तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो कुल मिलाकर हमने एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन को काफी हद तक निपटा दिया है, अल्कोहल से, एल्कीन से, एल्काइन से और एल्केन से, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एल्काइल हैलाइड की कुछ और प्रिपरेशन के साथ मिलते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।